नमस्कार दोस्तों, आज हम नीति निर्देशक तत्वों का भाग 4 यानी कि अंतिम पार्ट जो बचा हुआ है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। हमने अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 47 तक पिछले 3 पार्ट में नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ा है और अगला और लास्ट पार्ट जो है उसे आज हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 48 आर्टिकल 48। अनुच्छेद 48 में लिखा है कि राज्य या देश कृषि और पशुपालन में वैज्ञानिक विधियों का इस्तेमाल करें तथा गाय, बछड़ों और दुधारू पशुओं की नस्ल में सुधार करें और इनके वध पर रोक लगाएं। देखो, यहाँ आपको बहुत ही समझना जरूरी है कि वैज्ञानिक विधियाँ क्या होती है। इसमें लिखा है कि कृषि और पशुपालन में वैज्ञानिक विधियों का इस्तेमाल करें। इसका मतलब यह है कि कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीक का इस्तेमाल करें ताकि वहाँ फूड प्रोडक्शन बढ़े। कृषि के अंदर जो उत्पादन होता है उस उत्पादन को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। भारत में मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है और वहाँ पर प्रोडक्शन कम होता है तो देश को नुकसान है। और पशुपालन में भी नवीन तकनीक का इस्तेमाल करके हम इसमें और अधिक जो है प्रोडक्शन कर सकते हैं। 1965 में भारत के एक महान कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन ने सरकार को सुझाव दिया कि अगर आप कृषि क्षेत्र में मशीनों का इस्तेमाल करें, सिंचाई का इस्तेमाल करें, उन्नत बीज किसानों को दें, सस्ते ऋण किसानों को उपलब्ध करवाएं तो यहाँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से उत्पादन किया जा सकता है और हम जो दूसरे देशों पर निर्भर है वो निर्भरता भी समाप्त हो जाएगी। तो भारत सरकार ने एक्शन लिया और उन्नत तकनीक और इन सारी चीज़ों का यानी कि कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक विधियों का इस्तेमाल करने के लिए उन राज्यों को चुना जिनका अनुकूल माहौल था और वो थे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले। यहाँ पर वैज्ञानिक विधियों का इस्तेमाल करते हुए नवीन तकनीक और सिंचाई की सुविधा, उन्नत बीज किसानों को उपलब्ध करवाए, सस्ते ऋण उपलब्ध करवाए और फाइनली रिजल्ट आया कि 2 फसलों का जहां इस्तेमाल हुआ था, गेहूं और चावल, अत्यंत उत्पादन हुआ था। और इस धरती के ऊपर इतना उत्पादन पहले कभी नहीं हुआ, इसलिए इसका नाम रखा हरित क्रांति। जी हां, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति के जनक इसीलिए स्वामी MS स्वामीनाथन को ही माना जाता है। तो ये अनुच्छेद 48 को छोटा सा एक इम्प्लीमेंटेशन था और उसमें इतना बड़ा फर्क पड़ा। और उसके बाद में देखो, सरकार ने 1970 में पशुपालन में भी सुधार करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन अभियान चलाया था। पशु वैज्ञानिक वर्गीस कुरियन ने सरकार को बताया कि देश में पशुओं की कमी नहीं है, लेकिन पशुओं की नस्ल सही नहीं है और इस नस्ल में सुधार करने की सख्त आवश्यकता है। और पशुओं को उन्नत चारा और किसानों को पशुपालन के लिए सस्ते ऋण उपलब्ध करवाइए। तो 1970 में सरकार ने इसका एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था, नस्ल सुधार, पशुओं की नस्ल सुधार। और उस दौरान देश में विदेशी नस्लों की गायें वगैरह आई थी। इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ की गायों की नस्ल भारत में आई और नस्ल सुधार का एक अभियान चला और उसका नाम रखा ऑपरेशन फ्लड। और दूध की बाढ़ आ गई थी इस देश में। पशुओं ने इतना दूध दिया कि भारत में पहले कभी इतना पशुओं ने दूध नहीं दिया, इसलिए इसको श्वेत क्रांति या व्हाइट रिवॉल्यूशन कहते हैं। और श्वेत क्रांति या दुग्ध क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन को ही माना जाता है। तो यह अनुच्छेद 48 का इंप्लीमेंटेशन था। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 48A या 48K जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा जोड़ा गया। इसमें लिखा है कि वन और वन्य जीवों का संरक्षण करें, वन और वन्य जीवों का संरक्षण करें। और इसी दौरान इस वन और वन्य जीवों के संरक्षण के साथ साथ इसको राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। आज ये वन और वन्य जीव जो है समवर्ती सूची में, पहले ये राज्य सूची का विषय हुआ करता था। अनुच्छेद 49 आर्टिकल 49 कहता है कि देश की राष्ट्रीय धरोहरों यानी कि जो राष्ट्रीय महत्व की ऐतिहासिक इमारतें हैं उनका संरक्षण करें ताकि आने वाली पीढ़ी को भी इससे कुछ न कुछ सीखने को मिले।
यानी इतिहास स्टूडेंट को क्यों पढ़ाया जाता है, इतिहास पढ़ने के पीछे मूल उद्देश्य क्या है। अगर आपका सब्जेक्ट इतिहास रहा है तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोचने वाली बात है कि इतिहास क्यों पढ़ता है स्टूडेंट, क्यों उसको पढ़ाया जाता है। इतिहास पढ़ने के पीछे मूल कारण होता है स्टूडेंट का माइंड क्रिएटिव बनाना, रचनात्मकता लाना। दो घटनाओं को कंपेयर करते हैं, अगली घटना के बारे में बता देता है और इसी से देश और सिस्टम में बेहतरीन सुधार होते हैं। तो इसलिए इतिहास पढ़ाया जाता है और इसीलिए हमें अनुच्छेद 49 के अनुसार 49 के अनुसार राष्ट्रीय महत्व की ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण करना चाहिए। अनुच्छेद 50 आर्टिकल 50 कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में पृथक्करण, उनका सेपरेट करें, यानी कि सेपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका जो कानून को लागू करती है, जुडिशरी न्यायपालिका जो कानून को लागू करवाती है, दोनों अलग अलग होना चाहिए। और विशेष रूप से इसकी बात कही है स्थानीय स्वशासन में, लोकल जो गवर्नमेंट जिला स्तर की जो व्यवस्थाएं हैं वहां पर इनको सेपरेट किया जाए। तो ये अलग अलग होंगे तो बेहतरीन तरीके से सिस्टम संचालित होगा। लास्ट अनुच्छेद 51 कहता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा दें और इसे भारत अपनी विदेश नीति में भी शामिल करें। अंतरराष्ट्रीय शांति होगी तभी हम जो है बेहतरीन तरीके से अपने देश का विकास कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय शांति होना बहुत ही जरूरी है। अनुच्छेद 51 एकमात्र ऐसा अनुच्छेद है जहां अंतरराष्ट्रीय शांति की बात की गई है और यही अंतरराष्ट्रीय शांति की बात यूएनओ के चार्टर के अनुच्छेद 1 में लिखी है। संयुक्त राष्ट्र का जो संविधान है जिसको हम चार्टर कहते हैं, उसके अनुच्छेद 1 में लिखा है कि अंतरराष्ट्रीय शांति की हम स्थापना करेंगे और यही बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में है। और भारत का जो संविधान है वो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है। पूरी दुनिया एक कुटुंब है और हम इसका एक हिस्सा है और हमें शांतिपूर्वक काम करना चाहिए। जियो और जीने दो के सिद्धांत पर हम काम करते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश के द्वारा अन्य देशों में भी लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए अभियान चलाए जाते हैं और दूसरे देशों को इसकी खासियत विशेषताएं बताई जाती है और लोगों को प्रेरित किया जाता है, विभिन्न सरकारों को प्रेरित किया जाता है। तो इस प्रकार से ये अनुच्छेद 51 यहाँ पर कंप्लीट हुए। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक ये कंप्लीट हो गए। अब हम अगले टॉपिक में मिलेंगे, नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। कुछ स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में अपने अपने टॉपिक लिखे हैं, कुछ स्टूडेंट ने फ़ोन कॉल्स करके भी बताया कि सर ये टॉपिक करवा दो। तो मैं देखूंगा प्राथमिकता के आधार पर कि कौन सा ज़्यादा ज़रूरी है, उसको मैं पहले रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचा दूं और बाकी सारे जो आप बता रहे हो सारी चीज़ें धीरे धीरे मिल जाएगी। और अभी लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के दौरान आप घर पे बैठकर इसका बेहतरीन इस्तेमाल करें और अपनी तैयारी इतनी शानदार करें कि ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यानी कि इसके बाद में आपको कभी भी पछतावा नहीं होना चाहिए कि लॉकडाउन के दौरान मेरे पास इतना समय था और मैं कर सकता था या मैं कर सकती थी। तो ये पछतावा बाद में नहीं हो, इसलिए आज काम करें। टाइम पास बिल्कुल नहीं करें। टाइम पास के लिए आजकल बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है लेकिन वो आपको इस्तेमाल नहीं करना है। आप अपने टारगेट के फोकस्ड रहिए और अपना काम इतना बेहतरीन कर दीजिए कि लॉकडाउन खुलते ही, एग्जाम आते ही पहली ही बार में आप एग्जाम को क्रैक कर दो और आपको सिलेक्शन हो जाए। तो फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।